गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। डेफिनेटली यू विल लव दिस वीडियो। अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो लाइक कॉन्शियसनेस की फील्ड में और आप समझना चाहते हो कि भाई है क्या सिस्टम, क्या है द प्रॉब्लम ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम, शायद ऐसे कुछ है। माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप क्यूरियस हो कि क्या है यार ये आर्गुमेंट, क्यों, कहाँ, किधर होती है कॉन्शियसनेस, किधर है, क्या बॉडी के अंदर होती है, क्या माइंड में होती है, आउट ऑफ द बॉडी होती है, जिसको बोलते हैं पैन साइकिज्म। ओके, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये वीडियो में हम काफ़ी कुछ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सोवियत यूनियन का साइकोलॉजिस्ट था। काफ़ी यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। बंदे का नाम था लेव विगोत्स्की। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कोशिश की इस समझने को कि यार कॉन्शियसनेस अराइज कैसे होती है। प्लेटो ने हमें 1500 साल तक हमें मतलब कंफ्यूज रखा कि हाँ भाई, ये जो हमारे सामने ये जो दुनिया है, फॉर एग्जांपल आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, आपके सामने लैपटॉप है, आपके सामने फ़ोन है, या आपके सामने चाय का गिलास पड़ा है, या आपके सामने फ़ोन पड़ा हुआ है, तो उसको प्लेटो ने बोला कि यार ये तो रियलिटी है ही नहीं, रियलिटी कुछ और है, रियलिटी इसके पार है। तो हमें कोई 1500 साल तक इसी में ही कंफ्यूज रखा। हम इसी में ही ढूंढते रहे कि हाँ रियलिटी अलग है। उसकी एक बुक है एलार्गी ऑफ केव, तो हम उसी को ही रियलिटी, इसको हम रिजेक्ट करते रहे। फिर हमने माना ही नहीं इसी चीज़ को। सेम उसके आगे जो प्री सॉक्रेट्स जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। वो बातें ही पर पोएटिक टर्म्स में करते थे। वो ज़्यादा सिमेंटिक्स यूज़ नहीं करते थे। वो जो बोलते थे वो इन दी फॉर्म ऑफ पोइट्री, इन दी फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, इन दी फॉर्म ऑफ सिम्फनी। उनके बोलने का तरीका भी ऐसे ही था। और हाइडिगर जो है वो जब हाइडिगर या सो हाइडिगर आया। हाइडिगर ने बोला कि क्या ये हमें बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, क्यों हमारा दिमाग ख़राब किया इन ये प्लेटो ने हमें कंफ्यूज करके रखा। तो इसने बोला कि ये जो मेरे विचार हैं, ये जो भाषा है, ये मैं मानूंगा ही नहीं जो प्लेटो ने हमें दी। इसके सारे वर्ड्स को हम ख़त्म करो, हम तभी तो सोच पाएंगे। जो लैंग्वेज इन्होंने जो यूज़ करी है, हमारा जो दिमाग इन्होंने खाया कोई 1500 साल तक, वो तो कितना ही हमने टाइम वेस्ट किया, हमारे रिसोर्सेज लगे हैं, इतना कुछ लगा। तो हाइडिगर बोलता है मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ। और इसने हर एक दूसरे पेज में ये चीज़ बोली है कि ये जो प्लेटो और जो बाकी के जो ये जो ग्रीक जो बंदे थे फिलोसफर, इन्होंने तो बेवकूफ़ बनाया हमारा। तो हाइडिगर ने कॉन्सेप्ट दिया था बीइंग। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हम किस रिवर में कूद रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो इसने बोलता है कि ये जो बीइंग है, ये इसको स्टडी करते हैं। बीइंग मतलब क्या, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, छोटे छोटे ये फ़ोन्स, ये डिवाइसेस, ये कहाँ से आए, ये दुनिया, ये मुंह के सामने, ये जो टेबल चेयर, ये लाइटें, ये ऊपर वॉलपेपर लगा है, जैसे मेरे कमरे में टेबल पड़ा है, आसपास की दुनिया, ये मदर फादर, ये कौन है, ये क्या है। तो इसने बोला कि प्लेटो ने तो हमें सीधा यही बोल दिया कि ये कुछ नहीं है, ये नकली दुनिया है, ये फ्लोट कर रही है, ये रियल नहीं है, ये इट इज़ जस्ट लाइक अ रिवर। तो इसने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है। मार्टिन हाइडिगर ने बोला हम इसी रियलिटी को पढ़ेंगे जो प्री सॉक्रेट्स जो लोग थे वो इस सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्या चीज़ है,
हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने बोला था कि अब हमें प्लेटो के दिए हुए वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो वर्ड्स और जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उससे हमारा जो दिमाग बनाएगा जो भी सोल्यूशन या जो भी लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो वो लगभग प्लेटो से मिलती जुलती ही होगी, तो हमें नई लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता चलती है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमारे थॉट को शेप करती है और हमारी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करती है। उसी फील्ड को लेकर विगोत्स्की आते हैं अपने टाइम पे। ये एक रशियन, जैसे मैंने बताया कि सोवियत यूनियन के टाइम पे है, तो ये काफ़ी बड़े रशियन जिसको बोल सकते हैं आप साइकोलॉजिस्ट बोल लो, इनको चाइल्ड डेवलपमेंट थियोरिस्ट बोल लो, या फिर कुछ ऐसा बोल लो जो कल्चरल या हिस्टोरिकल एक्टिविटी और थ्योरी को शेप करने वाले इंडिविजुअल हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा इंडियन लगते हैं पर इंडियन है नहीं, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ बहुत कम जी पर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करके गए। इन द ईयर 1896 और 1934 के बीच में, 1934 वही टाइम जो आज़ादी का इंडिया से कोई मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले का टाइम, तभी पैदा हुए थे। इन्होंने काम किया है द सोशल ओरिजिन ऑफ माइंड। इन्होंने बताया कि कैसे हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारी सोशल इन्वायरमेंट लीड टू थिंग कॉल्ड एज माइंड, ओके। इन्होंने बताया है काम किया था एक और चीज़ पे जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, जिसमें बताया है कि पाथवे ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन, ओके। इससे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक नया जो फील्ड थी जो इन्होंने सजेस्ट की थी। वो बताया था कि जब एक बच्चे का जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक करंट लेवल है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अभी 10th क्लास में है, पर उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो नासा का साइंटिस्ट बन सकता है, ठीक है। तो ये जो उसने बताया कि ये जो गैप है ये वाला, ठीक है, ये बताता है कैपेसिटी ऑफ रीचिंग, ठीक है। और ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप को नाम इन्होंने दिया द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चौथा काम, सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले। इन्होंने बताया कि बच्चा जब इन्वायरमेंट में जाके आसपास के पीयर्स के साथ खेलेगा या सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसकी वजह से उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब इनके हम थोड़े अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। ये एक नॉन रिलीजियस मिडिल क्लास जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। जूइश उस टाइम पे आपको पता ही है क्या सिनेरियो था उस टाइम पे, ठीक है। फिर इनको जो एडमिशन भी मिली थी मॉस्को यूनिवर्सिटी में, वो एक लॉटरी, जैसे हमारे यहाँ पे कोटा सिस्टम होता है वैसे उसी के थ्रू इनको एडमिशन मिली थी वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा वहाँ पे होगा जूइश लॉटरी का सिस्टम जिसकी वजह से बच्चों को एडमिशन मिलती थी, तो इनको वहाँ पे मिली। तो इन्होंने क्या बोलते हैं कि कोटा के थ्रू एडमिशन ली एंड पर उनको जो है सेंट पीटर्सबर्ग में भी एडमिशन मिल गई थी, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, ठीक है। उन्होंने जो है अटेंड किए लेक्चर्स एट दी मॉस्को सिटी पीपल्स यूनिवर्सिटी, जो साइड बाय साइड ये मतलब वहाँ पे भी जाते थे यहाँ पे भी जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, क्योंकि मिडिल क्लास है, ऑब्वियसली मिडिल क्लास बंदा ज़्यादा ही काम करता है, 12 घंटे से भी ज़्यादा, जैसे आम इंडियंस करते हैं। तो बाय 1925 क्या हुआ कि इन्होंने अपनी डिसर्टेशन जो थी वो कंप्लीट कर दी थी, जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। पर ये जो बुक थी, ये जो डिसर्टेशन थी, ये प्रिंट ही नहीं होने दी थी। प्रिंट इसलिए नहीं होने दी थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि नहीं, ये हमारी प्रीवियस जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको चैलेंज कर रही है और क्वेश्चन कर रही है, ठीक है। पेडागॉजिकल साइकोलॉजी नाम की एक बुक फिर इन्होंने लेटर पब्लिश हुई, जो हुई अराउंड 1960 में। इन्होंने काम किया था एलेक्जेंडर लूरियाल के साथ। लूरियाल, अगर आपको पता होगा, काफ़ी फेमस, बहुत 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 ज़्यादा फेमस अपने टाइम के सोवियत न्यूरो साइकोलॉजिस्ट थे, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरो साइकोलॉजी। इन्होंने लाइक काफ़ी ज़्यादा
पढ़ाई की थी और स्टडी करते थे विक्टिम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के। तो काफ़ी अच्छे लाइक स्मार्ट सी पर्सनालिटी थी, जैसे कोई रशियन इंडिविजुअल होता है। अब वैसे सारे रशियन ब्यूटीफुल होते हैं। आप डोस्टोयेव्स्की को छोड़कर बाकी सबको देख लो। उनकी दाढ़ी ही है जो बहुत ज़्यादा स्केरी है। बाकी मेरे को तो लगता है यार वो बंदा जिस हिसाब से उसकी राइटिंग है और जिस हिसाब से वो उसने काम किए गए हैं, जो भी उसने लिखा है, वो मतलब वो है मेटाफिजिकल बंदा है वो। लाइक मेरे को नहीं लगा था कि ऐसा कोई इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता होगा जब तक मेरा सामना नहीं हुआ था इस रशियन नॉवलिस्ट से। भले ही आप बात कर लो नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, डीमंस या क्राइम एंड पनिशमेंट, या एक जो ओशो रिकमेंड करता है इनकी बुक जिसका नाम है ब्रदर्स कारामाजोव। मेरे को आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं और आप भी पढ़ो। अब काफ़ी कम से कम नहीं तो 6 महीने के अंदर आप इसको कंप्लीट कर दोगे। पर मेरे को तो लगता है यार ये बंदा पैदा ही लिखने के लिए हुआ था। लाइक इसने जो डीप डाउन जो साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल आर्गूमेंट्स दिए हैं जो लोग टैबू समझते हैं, वो ऐसे ही पेजेस के ऊपर रख दिए। तो नेवरदलेस इनकी डेथ हुई फिर 1934 में ड्यू टू टीबी से काफ़ी ज़्यादा ये जूझ रहे थे। इनफैक्ट ये लंदन जब गए, एक ही बार अपनी लाइफ में लंदन गए थे, कोई कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड करने गए थे, पर टीबी की वजह से ये आना पड़ गया या कुछ ऐसा कुछ हुआ था। फिर जून 1934 में इनकी डेथ हुई थी मॉस्को में। ठीक है, ये कभी जीन पिएजे से नहीं मिले थे। जीन पिएजे अगर आपको पता होगा एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरीज दी थी अलग अलग डेवलपमेंटल चाइल्डहुड डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड काफ़ी बड़े अपने प्रोमिनेंट फिगर उस टाइम के। और लाइक काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड डेवलपमेंट में इनकी बात होती है। भले ही हम बात करें इनकी बुक्स की जिसका नाम था जेनेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, प्ले, ड्रीम एंड इमिटेशंस, ये कुछ ऐसी बुक्स का नाम है जो इनके बारे में है। इनकी काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज़ हैं जो अभी तक इंडिया में पढ़ाई जाती है, जो यूजीसी और ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें लोग पढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ऐसे बताया कि चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है कि 0 से लेकर 2 साल के बीच में सेंसरी स्टेज होती है, एक होती है 2 साल से 7 साल के बीच में प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, फिर 7 से लेकर 11 तक एक कंसंट्रेट ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो ऐसे ऐसे वेरियस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पीएचडी ने बात की। तो ये कभी मिले नहीं थे पीएचडी से, पर इट जस्ट कि लाइक काफ़ी ज़्यादा इनको पढ़ा था। सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम इनके थोड़े काम के बारे में बात कर लेते हैं जिनका नाम है हम लीव विगोत्स्की। कॉग्निटिव फंक्शन डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन की चाइल्ड लर्न थ्रू डायलॉग, इमिटेशन, कॉपी करके, कोलैबोरेट करके और लैंग्वेज के थ्रू सीखता है। बताया कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, इट्स अ फंडामेंटल टू थॉट। जो हम अपने आप से कमरे में बैठ के हम खुद को समझाते हैं, कुछ बोलते हैं या क्या चीज़ होती है, वो इवॉल्व होती है हमारी एक्सटर्नल स्पीच से एंड बिकम टूल फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम जब पंखे को देखकर कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं, खुद से बात कर रहे होते हैं और यूरेका मोमेंट आता है, तो ये एक्सटर्नल स्पीच का नतीजा है जिसकी वजह से इंटरनल स्पीच होती है। एंड इन एजुकेशन में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, इनकी जो ये है कि पीयर टू पीयर लर्निंग, गाइडेड इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मुलेटिव असेसमेंट, ये सब इनकी दी गई देन है। विगोत्स्की वर्क वर बैंड इन यूएसएसआर फॉर डेकेड्स। काफ़ी टाइम तक इनके काम को रोका गया
लिमिटिंग द अर्ली इन्फ्लुएंस, क्योंकि लिमिट किया गया था इनके अर्ली इन्फ्लुएंस, क्योंकि इनसे पहले भी काफ़ी लोग कुछ काम कर रहे थे और ये कुछ नया लेके आए थे और बोलता कि नहीं 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 नहीं, हम कोई बेवकूफ़ हैं, इसका बंद करो काम, ही कौन है आया लड़का नया। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे नोम चोम्स्की हमारे लीव साहब को एंड सफ़ायर वुल्फ स्टीवन पिंकर अगेन। भाई बहुत सेक्सी है बंदा ये। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन है क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की का एक है कंसेप्ट जिसका नाम है लैंग्वेज एज अ मिरर। तो चोम्स्की साहब बोलते हैं कि लैंग्वेज विंडो है हमारे ह्यूमन माइंड के बारे में। एक जनरल ग्रामर नाम की चीज़ होती है जो इन्होंने दिया था कि ये सबके अंदर ही होती है और ये बेसिक चीज़ होती है जिसकी वजह से लैंग्वेज फॉर्म होती है। दे आर लाइक बेबीज़, जो बच्चे हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो बॉर्न होते हैं विद इनेट कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ थॉट। फिर थॉट एंड लैंग्वेज बाय लीव विगोत्स्की। इन्होंने बोला था कि जो लैंग्वेज एंड थॉट है डेवलप सेपरेटली, कि लैंग्वेज अलग से आती है, थॉट भी अलग से आता है। ठीक है, पर वो मर्ज होता है अराउंड द एज ऑफ सेकंड। लैंग्वेज बिकम द टूल ऑफ थॉट, कि जो लैंग्वेज है वो टूल बनता है आपके थॉट का। फिर इन्होंने इधर स्पीच के बारे में बताया था कि टॉकिंग टू वन सेल्फ साइलेंटली इज़ द ब्रिज बिटवीन द लैंग्वेज एंड थिंकिंग। हम वो गैप मैंने बताया था कि ये जो गैप है ये इसको फिलअप करता है, ये जो गैप है इसको फिलअप करता है लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, और हमारा जो ये खुद से बात करने का है ये एक ब्रिज है। इन्होंने बताया जो कल्चर है शेप हाउ वी थिंक एंड लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जो कल्चर है वो शेप करता है कि हम कैसे सोचेंगे। जैसे आपके आसपास आप देख लो, आपको 100 तरह की चीज़ें आसपास पड़ी हैं, आपको मजबूर करती हैं ये सोचने के लिए, भले वो पेरेंट्स हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका कल्चर हो, कल्चर सॉरी आई मीन द न्यूज़पेपर, द फोन, द इंस्टाग्राम यू यूज़ एंड एवरीथिंग, ये शेप करता है। और यही लैंग्वेज एक मीडियम है जो ऑफ कल्चर जो ट्रांसफॉर्म होता है थ्रू द लैंग्वेज। ठीक है, फिर सफ़ायर एंड वुल्फ हाइपोथेसिस में इन्होंने ये बताया कि नहीं, एक और इससे पहले एक बहुत अच्छी कोट मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड डाई एज दे गिव बर्थ। वर्ड्स डाई मतलब शब्द मर जाते हैं जब वो किसी एक विचार को जन्म देते हैं। ये वर्ड्स डाई एज दे गिव बर्थ टू थॉट, ये दिया गया है आपके एलवी साहब में। फिर सफ़ायर एंड वुल्फ की हाइपोथेसिस, हाँ, एडवर्ड सफ़ायर एंड बेंजामिन वुल्फ ने बताया था कि डिफरेंट लैंग्वेज क्रिएट डिफरेंट रियलिटीज़। फॉर एग्जांपल पंजाब में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो पंजाब में ही होंगे और हिंदी में वर्ड कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी में ही होंगे। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे वो वाले वर्ड्स यूज़ नहीं होते और कहीं पे टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो लोग फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस में किसी ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो वो सुबह खाते पीते सो जाते हैं शाम को, तो उनको ये नहीं, उनके लिए बस सुबह शाम ही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे तक ऐसी ये कोई चीज़ें नहीं होगी। तो क्या उनके लिए कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता? ठीक है, तो ये यही चीज़ दिखा रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज रिफ्लेक्ट डिफरेंट रियलिटीज़। फॉर एग्जांपल रशियन में कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो अब इंडिया में नहीं होंगे, तो उनकी रियलिटी कुछ अलग तरह से होगी। तो इन्होंने टाइप्स दिए थे। टाइप एक है स्ट्रॉन्ग वर्जन ये है कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, की लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट, कि लैंग्वेज हमारा थॉट को डिटरमाइन करती है। दूसरा की लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, की लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हैबिचुअल थॉट पैटर्न, कि हमारे जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारे हैबिचुअल थॉट पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक होपी ट्राइब है यूएसए में, उनमें जैसे मैंने बताया कि ट्राइब का टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वो क्या कुछ उनकी रियलिटी कुछ अलग तरह से ही होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टीवन पिंकर साहब की। ये अपने टाइम मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा माने हुए फिगर हैं
अगर आप लाइक इनको देखोगे तो इनकी काफ़ी बुक्स जो हैं बहुत ज़्यादा लाइक फेमस हैं, जिसका नाम है इनलाइटनमेंट नाउ, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, हाउ द ब्रेन वर्क्स, हाउ द माइंड वर्क्स, द सीक्रेट ऑफ स्टाइल, द थिंकिंग, रैशनैलिटी, द स्टफ ऑफ माइंड। ये कुछ काफ़ी ज़्यादा सुंदर किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो। लाइक अभी ये 70 साल के हैं, बट व्हेन यू लुक एट हिम बहुत ज़्यादा लाइक इंटेलेक्चुअल तो है ही, बिकॉज साइकोलिंग्विस्टिक है और कैनेडियन है। तो चलो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने डिफेंड किया कि चोम्स्की को इन्होंने बताया कि जो थॉट है कैन एग्जिस्ट विदाउट लैंग्वेज, कि हाँ यार थॉट एग्जिस्ट कर सकता है बिना लैंग्वेज के। ही सेज दैट पीपल कैन थिंक इन इमेजेस, क्योंकि लोग इमेजेस को देखते हैं, लाइक इमोशंस फील होता है बंदे को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स होते हैं बिफोर फॉर्मुलेटिंग वर्ड्स। तो कोई कैसे बोल सकता है कि हाँ वर्ड्स की बंदा सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की सहारे ही सोच सकता है, ठीक है। मैंने बोला कि हाँ इमेजेस, इमोशंस और एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स भी तो हैं। इन्होंने बताया जो बेबीज़ हैं, एनिमल हैं, वो ये भी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एबिलिटी और ये सब चीज़ें करते हैं विदाउट फुल लैंग्वेज, है ना। तो पीपल डोंट थिंक इन इंग्लिश और चाइनीज़, दे थिंक इन लैंग्वेज ऑफ थाट। तो एक लैंग्वेज ऑफ थाट नाम की एक चीज़ राइज हुई यहाँ से। ही कॉल्स दिस मेंटलीज, इन्होंने बताया इसको बोलते हैं मेंटलीज, ठीक है। हाइपोथेटिकल इनर कोड ऑफ लैंग्वेज। तो लास्ट में अगर आप जनरलाइज करो कि हाँ भाई क्या साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट मानते हैं, तो वो यही मानते हैं कि यार थॉट एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ द टूल, नॉट द सोर्स ऑफ थॉट, ठीक है। कि विचार अलग एग्जिस्ट करता है और भाषा अलग करती है। लैंग्वेज जो है वो एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं, पर ये एक सोर्स नहीं है, मतलब एक एनर्जी नहीं है थॉट का। थॉट एक अलग चीज़ है, ओके, और लैंग्वेज एक टूल है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ब्रेक डाउन करता हूँ सारी इंग्लिश की एक्सपेंसिव और लाइक ग्रेट बुक्स इन हिंदी लैंग्वेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स।